हाय एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करेंगे। मान लीजिए बच्चे, आपके पास इस रीजन में इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। इस रीजन में हम एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं वेलोसिटी v के साथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, जबकि जो चार्ज पार्टिकल है वो वेलोसिटी v के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाते हो तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगती है एंड फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल। वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो फोर्स की वैल्यू रहेगी क्यू वी बी साइन 90 एंड फोर्स विल बी क्यू वी बी। ठीक है, अब देखो बेटा, इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ आपने अपनी फोर फिंगर को पॉइंट करना है। जिस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है उस तरफ आपने अपनी मिडल फिंगर को पॉइंट करना है और थंब इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि आपने अपनी फोर फिंगर को इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करना है। पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि मिडल फिंगर को आपने इस डायरेक्शन में पॉइंट करना है और जो थंब है थंब इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, तो फोर्स लगेगी इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी, पार्टिकल आपका राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा था और इस पार्टिकल पे फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स की वैल्यू आप राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हो। फोर्स होती है क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल वी क्रॉस बी। वी से चलिए बी की तरफ, वी की डायरेक्शन इस तरफ जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड। वी क्रॉस बी। ठीक है, वी क्रॉस बी। थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, यानी कि इस पार्टिकल पर फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से पार्टिकल ऐसे जाने के बजाय सर्कुलर पाथ में टर्न हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, जबकि इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड b एक्ट हो रही है, यानी कि फिर से इस पार्टिकल पर फोर्स लगने वाली है और फोर्स की डायरेक्शन रहेगी इस तरफ। ठीक है, v अपवर्ड डायरेक्शन में है जबकि b जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। v क्रॉस b, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। पार्टिकल स्ट्रेट मूव करने की बजाय सर्कुलर पाथ में मूव हो जाएगा। ठीक है, अगेन पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है, जबकि इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अगेन इस पार्टिकल पर फोर्स लगेगी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आप फोर्स की वैल्यू बता सकते हो। इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है जबकि वेलोसिटी इस तरफ है। ठीक है, तो थंब जो है थंब पॉइंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इस पार्टिकल पर फोर्स लगने वाली है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो पार्टिकल स्ट्रेट जाने की बजाय फिर से सर्कुलर पाथ में मूव हो जाएगा। अगेन पार्टिकल यहाँ पे है, वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। फिर से पार्टिकल पर फोर्स लगेगी सेंटर की तरफ, पार्टिकल स्ट्रेट जाने की बजाय फिर से सर्कुलर पाथ में मूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा इस सेंट्रिपिटल फोर्स, इस कॉमन सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है। ठीक है, और इसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगी, जो कि इस चार्ज पार्टिकल को हेल्प करेगी इस सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए। ठीक है, सेंट्रिपिटल फोर्स एक कॉमन सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स क्या कहलाती है, सेंट्रिपिटल फोर्स। एक किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए सेंटर की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स लगती रहनी चाहिए और उसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, इस केस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगी, यानी कि एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी। एफ बी की वैल्यू क्यू वी बी साइन 90 और एफ सी
एम वी स्क्वायर ओवर आर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होता है साइन 90। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे बनेगा क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। वी से वी कैंसल और आर की वैल्यू आपके पास आ रही है एम वी ओवर क्यू बी के इक्वल। ठीक है, तो ये है रेडियस की वैल्यू उस पाथ की जिस पाथ में पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पाथ में, और इस पाथ की रेडियस आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा एम वी ओवर क्यू बी। ठीक है, राइट। अब देखो बच्चे, सेकेंडली हम इस पार्टिकल के टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट चक्कर ये पार्टिकल कितने टाइम में कवर करेगा, ठीक है, जिसे टाइम पीरियड कहा जाता है। अब देखो बच्चे, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल, राइट। यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है, इसने टोटल पाथ किया 2 पाई आर के इक्वल कवर। ठीक है, एक चक्कर में ये 2 पाई आर पाथ कवर कर रहा है। 2 पाई आर यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, एक सिंगल चक्कर में ये टाइम टी यूज कर रहा है और वेलोसिटी है v, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर ओवर v के इक्वल, यानी कि 2 पाई आर, आर आपके पास है एम वी ओवर क्यू बी इंटू वी, राइट। v से v कैंसल और टाइम पीरियड आपके पास आ रहा है 2 पाई एम ओवर क्यू बी के इक्वल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। हमें पता है फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाता है क्यू बी ओवर 2 पाई एम के इक्वल। ठीक है, एक पर यूनिट टाइम में कितने चक्कर ये पार्टिकल लगा रहा है। ठीक है, एक सेकंड में इसने कितने चक्कर काटे, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो, क्यू बी ओवर 2 पाई एम। ठीक है, अब देखो बच्चे, इस केस में सबसे सिंपलेस्ट केस था, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड थी जबकि पार्टिकल जो था वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा था। मैग्नेटिक फील्ड और पार्टिकल के बीच में एंगल था 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी जबकि पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा था, दोनों के बीच में एंगल था 90 डिग्री का। ठीक है, अब इस वजह से परपेंडिकुलर होने की वजह से पार्टिकल जो था वो सर्कुलर पाथ में मूव होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन क्या हो, एंगल आपका 90 डिग्री ना हो। ठीक है, ये नेक्स्ट केस रहेगा हमारा। मान लीजिए कोई पार्टिकल किसी एंगल पर प्रोजेक्ट हो रहा है, इस केस में एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, राइट। मान लीजिए बच्चे, यहाँ पे ये 3 एक्सिस है इस तरह से, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, और अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल थीटा पर इलेक्ट्रॉन हमारा प्रोजेक्टेड है। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन हमारा 90 डिग्री पे प्रोजेक्टेड नहीं है। ठीक है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रॉन है किसी एंगल पर हमने इलेक्ट्रॉन को या फिर अपने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो एंगल थीटा पर प्रोजेक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो बच्चे, वेलोसिटी को मैं 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकती हूँ। एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा v परपेंडिकुलर, जो कि v साइन थीटा के इक्वल होगा, और दूसरा रहेगा पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, जो कि होगा v cos थीटा के इक्वल। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी, राइट, पार्टिकल को हमने वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट किया, v और b के बीच में एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हमने किए, एक एक्स एक्सिस, एक हमारा इस तरफ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है v sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दूसरा एक्सियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो कि v cos थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे
परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल पर फोर्स लगेगी, ठीक है। बी और वी परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल पर फोर्स लगेगी, और फोर्स की डायरेक्शन आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है। वी क्रॉस बी, वी से बी की तरफ चलिए, यानी कि पार्टिकल पर फोर्स इस तरफ लगेगी, पार्टिकल इस तरह से मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इस डायरेक्शन में पार्टिकल पर फोर्स लगने वाली है, ठीक है। तो ऐसे इस तरफ है, ये जो होगा v क्रॉस b, इस तरफ v क्रॉस b, राइट। तो अब देखो बच्चे, यहाँ पे इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल जो होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब देखो, मान लीजिए, इसे मैं फिर से एक डायग्राम की हेल्प से शो कर रही हूँ। यहाँ पे पार्टिकल था इस प्लेन में, जिसकी वैल्यू q के इक्वल दे रखी थी, और ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज v sin थीटा, राइट। और इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब देखो बेटा, इसकी इसमें फोर्स की डायरेक्शन रहेगी इस तरफ, ठीक है। पार्टिकल पर फोर्स इस तरफ लगने वाली है, राइट। यानी कि पार्टिकल जो होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पार्टिकल पर इस तरफ फोर्स लग रही है, यानी कि पार्टिकल जो होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट्स कर चुके हैं, इस तरफ v sin थीटा है और इस तरफ v cos थीटा है। v sin थीटा की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, जबकि v cos थीटा की वजह से पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि पार्टिकल जो होगा वो इस तरह से हेलिकल पाथ अडॉप्ट करेगा, ठीक है। पार्टिकल जो होगा वो हेलिकल पाथ अडॉप्ट करेगा। सर्कुलर मोशन हो रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से, जबकि फॉरवर्ड मोशन हो रहा है पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी की वजह से, ठीक है। अब देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव ये जो आपके पास सर्कल्स हैं, इसे कहा जाता है पिच, ठीक है। लीनियर डिस्टेंस जो रहता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ, इसे कहा जाता है पिच। अब देखो बच्चे, इस केस में रेडियस की वैल्यू क्या होगी और इस केस में टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। देखो, हमें पता है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, यानी कि एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी, ठीक है। तो एफ बी ये होगा क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल, एंड एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब देखो बच्चे, सर्कुलर पाथ में जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी की वजह से कर रहा है, ठीक है। पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन होगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी की वजह से होगा। तो यहाँ पे आपका जो कंपोनेंट रहेगा एम वी स्क्वायर, वो रहेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका v साइन थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है v साइन थीटा होल स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो ये बन जाएगा q, अच्छा v साइन थीटा इज इक्वल्स टू, एक v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास खाली यहाँ पे q भी बचेगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास बच रहा है एम वी साइन थीटा ओवर आर, राइट। और यहाँ पे r आपके पास हो जाएगा एम वी साइन थीटा ओवर क्यू बी, राइट। और एम वी परपेंडिकुलर ओवर क्यू बी, तो ये है रेडियस की वैल्यू उस सर्कल की, जिस सर्कल में पार्टिकल जो होगा वो इस तरह से रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये है रेडियस की वैल्यू एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्यू बी के इक्वल, या फिर एम वी साइन थीटा ओवर क्यू बी, राइट। अब सेकेंडली बच्चे, हमसे टाइम पीरियड की वैल्यू पूछी है। टाइम पीरियड की वैल्यू अगेन सेम प्रोसीजर से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वेलोसिटी 2 पाई आर ओवर टाइम के इक्वल होता है, राइट। तो
टाइम t इज इक्वल्स टू 2 पाई r की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी एंड वेलोसिटी है v साइन थीटा, क्योंकि v साइन थीटा की ही वजह से पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, तो वेलोसिटी होगी v साइन थीटा के इक्वल। v साइन थीटा से v साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड आपके पास आ रहा है 2 पाई m ओवर क्यू बी के इक्वल। तो टाइम पीरियड सेम है, जो पहले था टाइम पीरियड, इस केस में भी टाइम पीरियड की वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज 2 पाई m ओवर क्यू बी, राइट। और फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, क्यू बी ओवर 2 पाई m के इक्वल, राइट। अब लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे पिच की वैल्यू, ठीक है। पिच लीनियर डिस्टेंस है, पार्टिकल तो सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव हो रहा है, ठीक है। अब पार्टिकल ने लीनियर डिस्टेंस कितना कवर किया, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में पार्टिकल लीनियर डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, इसे कहा जाता है पिच। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, ठीक है। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में पार्टिकल ने लीनियर डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना मूव किया, इसे कहा जाता है पिच। यानी कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगेन वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो ये लीनियर डिस्टेंस हमें निकालना है। अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v cos थीटा, v cos थीटा। और देखो बच्चे, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में पार्टिकल इतना टाइम लगा रहा है 2 पाई m ओवर क्यू बी, ठीक है। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में पार्टिकल 2 पाई ओवर m b का टाइम ले रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में भी जो पार्टिकल होगा वो सेम टाइम यूज करेगा, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू रहेगी 2 पाई m ओवर क्यू बी के इक्वल। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी पिच की वैल्यू, राइट। तो लास्ट फॉर्मूला है पिच का, और पिच की वैल्यू होगी v पैरेलल, ये है पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, या फिर v cos थीटा, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड सेम रहने वाला है, ठीक। तो ये थे हमारे सारे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन में आपके पास गिवन है एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻³ टेस्ला। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हमसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड पूछी गई है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर दिस स्पीड, ठीक है। रेडियस आपके पास दे रखी है सर्कुलर पाथ की 20 सेंटीमीटर के इक्वल, यानी कि 20 × 10⁻² मीटर्स के इक्वल, और मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻³ टेस्ला के इक्वल गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल हमें अप्लाई करना चाहिए ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस स्पीड के साथ मूव कर सके मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻³ टेस्ला पे, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, हमें पता है कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। r इज इक्वल्स टू एम वी ओवर क्यू बी। हमसे वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी हो जाएगी क्यू बी आर ओवर एम के इक्वल। डायरेक्टली मैं फर्स्ट फॉर्मूले का यूज़ कर रही हूँ, और जो पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन है, राइट। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल, और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास दे रखी है 2 × 10⁻³ टेस्ला के इक्वल, एंड रेडियस इज 20 ×
-2 and mass of the electron 9.1 into 10 raised to the power -31 किलोग्राम, राइट। 9.1 को हम 9 के अप्रॉक्स ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 19 एंड 10 रेज टू द पावर -2। बेसिस सेम है, पावर्स हो जाएंगी ऐड, 10 रेज टू द पावर -21 और डिनोमिनेटर में है 10 रेज टू द पावर -31। तो ये बन गया 10 रेज टू द पावर -10 के इक्वल। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को मैंने सॉल्व किया और डिवीजन में है 10 रेज टू द -31, तो डिनोमिनेटर में खाली 10 रेज टू द -10 बच रहा है, राइट। और न्यूमरेटर में है 10 रेज टू द पावर -3 और डिनोमिनेटर में है 10 रेज टू द पावर -10, तो ये बन रहा है 10 रेज टू द पावर -7। ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 रेज टू द पावर +7 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सारी पहले पावर्स को मैंने सॉल्व किया और मेरे पास वैल्यू बच रही है 10 रेज टू द पावर +7 के इक्वल। ठीक है, पावर्स को आपने खाली सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे राइट, यहाँ पे 10 लगाऊंगी मैं, डेसिमल हटा दूंगी, 0 से 0 कैंसिल, 16 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 ओवर 9, 64 ओवर 9 रेज टू द पावर 7, तो ये बन रहा है 7.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाल ली है। इस वेलोसिटी के साथ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 टेस्ला से टेस्ला में मूव करेगा। आप अप्रॉक्सीमेटली 7 के इक्वल वैल्यू ले सकते हो। अब सेकेंडली हमसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। ठीक है, आपने सेकेंड यूनिट में आपको पता है बेटा कि जो पोटेंशियल होता है वो वर्क पर यूनिट चार्ज के इक्वल होता है। क्लास 10th से हम इस फॉर्मूले को पढ़ते आए हैं कि पोटेंशियल जो होता है वर्क ओवर चार्ज के इक्वल होता है। तो Q इंटू वी, इसे हम वर्क के इक्वल लिख सकते हैं। और आपको पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में आप वर्क करते हो तो वो वर्क उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, मूविंग है क्योंकि इलेक्ट्रॉन, तो वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हम लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का E होगा और पोटेंशियल होगा V, राइट। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ओवर E। इस फॉर्मूले का यूज करके हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला हम बेसिक फॉर्मूला है, बहुत बार हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, हमें पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज हाफ mv² डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज E। सो ये बन जाएगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 के इक्वल। वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम, राइट। तो ये बन गया 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 and 7 sevens are 49, 7 sevens are 49, 7 twos are 14 over 2 into 1.6 into 10 raised to the power -19, राइट। तो ये -19 यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, 10 raised to the power -9.1, 10 raised to the power -12 बचेगा यहाँ पे, इंटू 49 इंटू 10 raised to the power 14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.6, डेसिमल्स हटा सकते हो आप, 32 बचेगा। और यहाँ पे अगेन बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10 रेज टू द पावर 2 बच रहा है यहाँ पे, तो ये बना 91 इंटू 49 ओवर 32 इंटू 10 रेज टू द पावर
2। राइट। राइट, तो ये वैल्यू आ रही है 139 इंटू 10 raised to the power 2, या फिर 13.9 इंटू 10 raised to the power 3 के इक्वल। ठीक है, तो ये है बेटा हमारे पोटेंशियल की वैल्यू। इतना पोटेंशियल आपको लगाना होगा। अगर इतना पोटेंशियल अगर आप अप्लाई करते हो यानी कि 13.9 इंटू 10 की पावर 3 और 139 इंटू 10 की पावर 2 के इक्वल, तो जो इलेक्ट्रॉन होगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 7 इंटू 10 raised to the power 7 मीटर पर सेकेंड के इक्वल रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से था। थैंक यू।